द नाइट एजेंट का एक्शन थ्रिलर शो अपने सीजन 3 के साथ वापस आ गया है। इस बार स्टेक्स पहले से काफी ज्यादा हाई हैं, जैसे सीजन 2 के आखिर में हिंट दिया गया था। अब सिचुएशन ये है कि खतरनाक बदनाम जेकब मोनरॉय की पहुंच देश के सबसे पावरफुल लोगों तक है। उसने खुद ही गवर्नर हेगन को सपोर्ट करके प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस बनने में हेल्प की थी। मतलब पावर गेम काफी बड़े लेवल पर चल रहा है। इस बीच नाइट एजेंट पीटर अपने नाइट एक्शन बॉस कैथरीन की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए मोनरॉय के कॉल का वेट कर रहा होता है। लेकिन जब फाइनली वो कॉल आता है तो चीजें सिंपल नहीं रहती, बल्कि पीटर और पूरे देश के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। सीजन 3 में स्टोरी काफी जगह थोड़ी शैलो और कन्वीनियंट लगती है। मतलब कुछ ट्विस्ट बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एक्शन सीन्स फुल पावर मोड में हैं। हाई ऑक्टेन चेजेस, फाइट्स, टेंशन, सब कुछ प्रॉपर थ्रिल देता है। ओवरऑल फ्लॉज होने के बाद भी एक्शन लवर्स के लिए ये सीजन डेफिनेटली एक बार देखने लायक है। कहानी की शुरुआत होती है जुआन डोलियो में, जहां पीटर एक स्पेशल मिशन पर आता है। पीटर वहां एक कपल से मिलता है, माइकल और सैंड्रीन। प्लान के मुताबिक पीटर उनसे टॉप सीक्रेट अमेरिकन मिसाइल्स और उनको लॉन्च करने के कोड्स खरीदने का ड्रामा करता है और बदले में उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने की डील करता है। सीन पूरा टेंशन से भरा होता है, क्योंकि बात सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी की है। लेकिन ऑब्वियसली पीटर असली बायर नहीं है। वो अभी भी सीक्रेट नाइट एक्शन स्क्वाड का मेंबर है, एक ऐसी इंटेलिजेंस यूनिट जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पर काम करती है। तो ये सब एक सेटअप होता है ताकि उसके पास सॉलिड प्रूफ आ जाए कि वो दोनों इलीगल मिसाइल डील कर रहे हैं। इतने मिशन करने के बाद भी पीटर के दिमाग में एक चीज बार बार घूमती रहती है, उसके डैड का बिट्रेयल। उसके डैड ने सालों तक इंटेलिजेंस में सर्व किया था, फिर भी बाद में देश के खिलाफ चला गया। ये बात पीटर को आज तक हॉन्ट कर रही है। इसलिए वो जेन्युइनली समझना चाहता है कि आखिर कोई अपने देश के खिलाफ कैसे जा सकता है। इसलिए वो माइकल और सैंड्रीन से सीधा सवाल करता है, तुम दोनों ने अमेरिकन मिसाइल्स बेचने का फैसला कैसे ले लिया? दोनों पेंटागन में हाई लेवल पोजीशंस पर काम करते हैं, इसी वजह से उन्हें मिसाइल्स और लॉन्च कोड्स का एक्सेस मिला था। कपल का जवाब सिंपल है, थोड़ा बिटर है। वो कहते हैं कि देश के लिए इतने सारे खतरनाक सीक्रेट्स और सेंसिटिव इन्फो को सालों तक कैरी करना उनकी पर्सनल लाइफ पर भारी पड़ गया। स्ट्रेस, प्रेशर, सीक्रेसी सब ने मिलकर इनकी जिंदगी पर असर डाला। उनका मानना है कि उन्हें जो सैलरी मिल रही थी वो उनके सेक्रीफाइस के हिसाब से कम थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर सिस्टम उन्हें प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं दे रहा तो वो खुद अपना रिवॉर्ड ले लेंगे। पीटर उनकी बात सुनता है, लेकिन पूरी तरह कन्विंस नहीं होता। उसके दिमाग में एक और डर है, क्या जो वो खुद करने जा रहा है वो भी कभी बिट्रेयल माना जाएगा? क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उसे ब्रोकर यानी जेकब मोनरॉय के साथ डील करनी पड़ेगी। यहाँ से पीटर का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लाइन बिटवीन ड्यूटी और बिट्रेयल थोड़ी ब्लर होने लगती है और वही इस सीजन का इमोशनल कोर सेट करता है। जैसे ही पीटर सेफ डिस्टेंस पर पहुंचता है, वो सिग्नल देता है FBI टीम को, जो पहले से ही उसके कॉल का वेट कर रही होती है। सिग्नल मिलते ही FBI फौरन एक्शन लेती है और माइकल और सैंड्रीन को अरेस्ट कर लिया जाता है। ओपनिंग ही इतनी हाई स्टेक्स और इंटेंस है कि क्लियर हो जाता है इस सीजन में गेम काफी बड़ा होने वाला है। वहीं कैथरीन के ऑर्डर्स पर पीटर ने वो फोन संभाल कर रखा है जो उसे जेकब ने दिया था। कैथरीन का प्लान सिंपल था, मोनरॉय सिर्फ एक क्रिमिनल ब्रोकर नहीं है बल्कि इन्फो का चलता फिरता खजाना है। अगर उसका कनेक्शन स्मार्ट तरीके से यूज किया जाए तो अमेरिकन गवर्नमेंट को उससे काफी फायदा हो सकता है। इसलिए पीटर पेशेंटली उस कॉल का वेट करता रहता है जो मोनरॉय ने प्रॉमिस किया था। और फिर वो कॉल आती है, लेकिन बिल्कुल गलत टाइम पर। उस वक्त पीटर एक फाइनेंशियल एनालिस्ट को रेस्क्यू करने निकला होता है, एक ऐसा बंदा जो इनडायरेक्टली एक रीसेंट टेररिस्ट अटैक से लिंक्ड है जिसमें एक अमेरिकन एयरप्लेन को शूट डाउन कर दिया गया था। सिचुएशन पहले ही बहुत खराब है, देश शॉक में है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पीटर और उसके बॉसेस को शक होता है कि मोनरॉय का हाथ इस पूरे मेस में कहीं न कहीं जरूर है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन कनेक्शन है। अब गेम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक तरफ टेररिस्ट अटैक का प्रेशर, दूसरी तरफ मोनरॉय की मिस्टीरियस कॉल। पीटर और नाइट एक्शन टीम जल्द से जल्द पूरा प्लॉट समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर इस बार लेट हो गए तो डैमेज कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं। सीजन 3 की शुरुआत में 2 बड़े हादसे होते हैं। पहले केस में एक जूनियर एनालिस्ट का गायब होना। वो फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क में काम करता था, जिसे शॉर्ट में फिनसेन भी कहते हैं। इस एनालिस्ट का नाम है जे बत्रा। शॉक तब लगता है जब पता चलता है कि उसने अपने सुपरवाइजर बेंजामिन वॉलिस को उसके अपार्टमेंट में गोली मार दी। सिर्फ इतना ही नहीं, जे कॉन्फिडेंशियल फिनसेन डॉक्यूमेंट्स चुरा कर देश से भाग जाता है। सबको लगता है ये क्लियर कट बिट्रेयल केस है,
लेकिन पीटर इतनी आसान कहानी को एक्सेप्ट नहीं करता। वो जे को ट्रैक करते करते पहुंच जाता है इस्तांबुल। वहाँ सिचुएशन और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि जे चुराए हुए डॉक्यूमेंट एक जर्नलिस्ट को हैंडओवर करता है, इजाबेल डेलॉन, जो अमेरिकन फाइनेंस जर्नल द फाइनेंशियल रजिस्टर में काम करती है। तो सवाल ये उठता है, अगर जय सिर्फ पैसे के लिए या भागने के लिए ये सब कर रहा होता तो वो डॉक्यूमेंट्स जर्नलिस्ट को क्यों देता। यहाँ से केस में कॉन्स्पिरेसी वाली स्मेल आनी शुरू हो जाती है। दूसरा हादसा और भी ज्यादा शॉकिंग है। एक कमर्शियल एयरप्लेन फ्लाइट पीमा 12 को मिसाइल से शूट कर दिया जाता है। 157 अमेरिकन की जान चली जाती है। पूरा देश हिल जाता है। अथॉरिटीज बिना ज्यादा डिले किए ये मान लेती हैं कि इस हमले के पीछे लैटिन अमेरिकन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LFS का हाथ है, जिसे रॉल जपाटा लीड करता है। अब एक तरफ फिंसन एनालिस्ट का कत्ल और सीक्रेट डॉक्यूमेंट का लीक और दूसरी तरफ मिसाइल अटैक। शुरू में दोनों हाथ से अलग अलग लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्लियर होता है कि कहीं न कहीं सब एक ही बड़े गेम का हिस्सा है। और बीच में खड़ा है पीटर, जो समझने की कोशिश कर रहा है कि असली मास्टरमाइंड कौन है। टेररिस्ट लीडर रॉल जपाटा और उसका ग्रुप LFS का एक सीक्रेट फाइनेंशियल सिस्टम था, बेसिकली एक क्रिप्टो वॉलेट टाइप अकाउंट, जो एक अमेरिकन बैंक वॉलकॉट कैपिटल के जरिए ऑपरेट होता था। इस अकाउंट के जरिए वो दुनिया भर में पैसे ट्रांसफर करते थे ताकि टेररिस्ट एक्टिविटीज फंड की जा सके। प्रॉब्लम ये थी कि वॉलकॉट कैपिटल खुद भी साफ सुथरा बैंक नहीं था। वो अमेरिका के अंदर ही इल्लीगल मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था। काफी लोग और इंस्टीट्यूशंस अपना ब्लैक मनी वहीं से क्लीन करा रहे थे, मतलब बैंक खुद करप्शन का अड्डा बना हुआ था। फिर एक दिन बैंक के किसी एम्प्लॉय से गलती हो जाती है। फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह छुपा नहीं पाते और वो ट्रांजैक्शन फिंसन के सिस्टम में फ्लैग हो जाते हैं और वहीं पर एंटर होता है जय बत्रा। जय ही वो एनालिस्ट था जिसने इन सस्पिशियस एक्टिविटीज को नोटिस किया। जब उसने मैटर अपने सुपरवाइजर बेंजामिन वॉलिस के सामने उठाया तो सिचुएशन उल्टी पड़ गई। वॉलिस ने अचानक उस पर गन तान दी, जैसे वो खुद किसी बड़े और खतरनाक नेटवर्क में फंसा हुआ हो। शायद उसे डर था कि अगर सच बाहर आया तो पावरफुल लोग एक्सपोज हो जाएंगे। जय ने सेल्फ डिफेंस में फाइट बैक किया और वॉलिस को गोली लग गई। लेकिन कहानी को ऑफिशियल वर्जन ये बना दिया गया कि जय एक कोल्ड ब्लडेड हत्यारा है। सच कोई सुनना ही नहीं चाहता था। नतीजा, जय को भागना पड़ा। वो देश छोड़कर निकल गया क्योंकि सिस्टम उसे प्रोटेक्ट करने की बजाय उसे ही क्रिमिनल बना रहा था। यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ एक मर्डर केस या एक टेररिस्ट अटैक नहीं है। ये पूरा फाइनेंशियल करप्शन, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन और ग्लोबल टेररिज्म का इंटरकनेक्टेड वेब है। और बीच में फंसा है एक एनालिस्ट और ऑब्वियसली पीटर, जो धीरे धीरे इस पूरे मेस का सच जोड़ने की कोशिश कर रहा है। LFS ने अपना सीक्रेट अकाउंट वॉलकॉट कैपिटल में यूज करके ही फ्लाइट पीमा 12 पर मिसाइल अटैक फंड किया था। और अगर फिंसन के रिपोर्ट्स जो जय बत्रा ने तैयार किए थे पब्लिक हो जाते तो LFS के साथ साथ वॉलकॉट कैपिटल का नाम भी सीधा एक्सपोज हो जाता। मतलब सबसे ज्यादा रिस्क बैंक पर ही था। बैंक की एक टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव फ्रेया मायर्स ने डिसाइड किया कि डैमेज कंट्रोल अब लीगल तरीके से पॉसिबल नहीं, तो उसने एक डार्क रूट चूज किया। फ्रेया ने एक प्रोफेशनल किलर हायर किया जिसे सिर्फ द फादर के नाम से जाना जाता है। उसका काम सिंपल था, जिसको सच पता है उसे खत्म कर दो, ताकि वॉलकॉट कैपिटल का नाम सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट से कभी ऑफिशियली लिंक न हो। सबसे पहले टारगेट बना बैंक का कॉम्प्लायंस ऑफिसर वेरमन। उसने ही सार्स फाइल किए थे, जिस वजह से सस्पिशन रेज हुआ था। हाँ, उसे जॉब से निकाल दिया गया, पर रिस्क ये था कि कहीं वो आगे जाकर राज न खोल दे। इसलिए मायर्स ने द फादर को वर्नन को एलिमिनेट करने भेजा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जय बत्रा को भी टारगेट लिस्ट में डाल दिया। अब सिचुएशन और इंटेंस हो जाती है, जहाँ सच जानने वाले हर इंसान की जान खतरे में है। और ऑब्वियसली पीटर को अब समझ आ रहा है कि वो जिस वेब में घुस चुका है, लोगों ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उधर जर्नलिस्ट इजाबेल के बॉस और एडिटर माइक वॉलकॉट कैपिटल का पूरा स्कैम एक्सपोज करने वाले होते हैं। उन्हें पता चल रहा होता है कि बैंक सिर्फ LFS को ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज के लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, जिसमें से काफी शेल कंपनीज होती हैं जो सिर्फ फ्रॉड के लिए बनाई गई थी। ऑब्वियसली ये सब बाहर आने से पहले ही डैमेज कंट्रोल मोड ऑन हो जाता है। द फादर को माइक को एलिमिनेट करने भेजा जाता है और सिर्फ माइक ही नहीं, उसका सोर्स भी टारगेट बन जाता है। हाई लेवल पॉलिटिशियन जॉर्ज लेंसिंग, जो एक सेनेटर है और जिसे काफी अंदर की बातें पता होती हैं। इस बीच एक और ट्विस्ट, इंटेलिजेंस ब्रोकर जेकब, जो पहले सीजन में इंट्रोड्यूस हुआ था, खुद भी वॉलकॉट कैपिटल का क्लाइंट निकलता है अपने इलीगल डीलिंग्स की वजह से। वो भी लॉन्ड्रिंग और गबन में इन्वॉल्व रहा है।
लेकिन अब मोनरॉय का गोल अलग है। जब उसे पता चलता है कि रॉल ज़पाटा और उसका ग्रुप LFS भी इसी बैंक का यूज करते थे, तो मोनरॉय को इंटरेस्ट हो जाता है। उसे LFS के बारे में स्पेसिफिक इन्फो चाहिए। मोनरॉय को फिनसन वाला पूरा सीन पता होता है, तो वो पीटर और नाइट एक्शन के साथ एक डील करता है। अगर पीटर जय बत्रा को उस तक ले आए तो बदले में वो करप्ट अमेरिकन ऑफिशियल्स के बारे में इन्फो देगा। पीटर पहले ही जय को इस्तांबुल में गुंडों से बचा चुका था, लेकिन अपने सुपरवाइजर के ऑर्डर्स पर उसे अपने दिल पर पत्थर रखकर जय को मोनरॉय के हवाले करना पड़ता है। मोनरॉय जय से वेलकॉट कैपिटल के खिलाफ जितने भी सबूत मिल सकते हैं सब कुछ निकलवा लेता है। फिर वो फ्रेया मायर्स को ब्लैकमेल करता है, लेकिन मायर्स इतनी आसानी से नहीं टूटती। वो बैंक की नो क्लाइंट एक्सपोजर पॉलिसी पर अड़ी रहती है। चाहे प्रेशर कितना भी हो, वो इन्फो रिवील करने से मना कर देती है और फिर वो एक्सट्रीम स्टेप लेती है। टारगेट लिस्ट में अब सिर्फ मोनरॉय ही नहीं बल्कि इजेबेल और पीटर भी आ जाते हैं, क्योंकि अब ये तीनों डायरेक्टली उसके खिलाफ खड़े हैं। अब कहानी का सबसे धमाकेदार हिस्सा यहीं से शुरू होता है। शॉकिंगली करंट प्रेसिडेंट रिचर्ड हेगन और उनकी वाइफ जेनी हेगन भी इस साजिश का हिस्सा निकलते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनका डायरेक्ट लिंक जेकब से है। असल में मोनरॉय के साथ क्लोज एसोसिएशन जेनी का ज्यादा था। सालों से वो उसके कांटेक्ट में थी। जब इलेक्शन के टाइम रिचर्ड हारने के कगार पर था, तब मोनरॉय ने एक ऑफर दिया पॉलिटिकल हेल्प के बदले, व्हाइट हाउस के अंदर से डायरेक्ट इंटेल। जेनी ने डील एक्सेप्ट कर ली और रिचर्ड हेगन प्रेसिडेंट बन गया। जैसे कि बाद में खुद प्रेसिडेंट कहता है, जेनी मेड अ डील विद द डेविल। पर शायद जेनी को लगता था कि मोनरॉय कभी अपना हिसाब लेने वापस नहीं आएगा, लेकिन ऑब्वियसली मोनरॉय वापस आता है और इस बार सीधा डिमांड करता है प्रेसिडेंशियल डेली ब्रीफ की फोटोज, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, व्हाइट हाउस के अंदर की सेंसिटिव इन्फो। शुरू में लगता है कि जेनी ने कुछ टाइम तक उसकी डिमांड्स पूरी भी की, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मोनरॉय का नाम फ्लाइट पीमा 12 अटैक और LFS से लिंक्ड हो रहा है, कॉमन बैंक अकाउंट और क्रिप्टो वॉलेट के जरिए, तब जेनी पैनिक हो जाती है। वो फौरन मोनरॉय से नाता तोड़ना चाहती है। प्रॉब्लम यह है कि व्हाइट हाउस से डेटा लीक करने का जो चैनल था वो सिर्फ जेनी और मोनरॉय तक लिमिटेड नहीं था। एक व्हाइट हाउस बटलर ब्रायन मॉट इस अरेंजमेंट का हिस्सा था। उसका बेटा कैंसर से जूझ रहा था और ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसे चाहिए थे। मोनरॉय ने उसे मनी ऑफर किया कॉन्फिडेंशियल फोटोज के बदले। तो जब जेनी अचानक डील तोड़ने लगती है, मॉट प्रेशर डालने लगता है। वो चाहता है कि फोटोज मिलती रहें, वरना उसकी इनकम बंद हो जाएगी। जेनी एक रिस्की मूव लेती है। वो प्रिटेंड करती है कि मॉट उस पर अटैक कर रहा है। इस कियोस्क में सीक्रेट सर्विस एजेंट चेल्सी एरिंगटन रिएक्ट करती है और मॉट को गोली मार देती है। टेक्निकली चेल्सी ने प्रोटोकॉल फॉलो किया, लेकिन इनडायरेक्टली मॉट की मौत का रीजन जेनी ही बन जाती है। और यही नहीं, प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी के खिलाफ पहले ही काफी सबूत जमा हो चुके होते हैं। वेलकॉट कैपिटल और मोनरॉय के जरिए फाइनेंशियल फ्रॉड के लिंक्स, इलीगल कैंपेन फंडिंग और जेनी की चैरिटी का मिसयूज। मतलब प्रेसिडेंशियल कपल के पास होने के लिए सब कुछ है, इसलिए वो एक और खतरनाक फैसला लेते हैं। वो नाइट एजेंट एडम को यूज करते हैं, जो कभी आर्मी में रिचर्ड के साथ सर्व कर चुका था। उसका प्लान सिंपल है, लूज एंड कट करो। और इस लिस्ट में नेक्स्ट टारगेट बन जाती है चेल्सी एरिंगटन। अब पावर का असली चेहरा सामने आ जाता है। प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों को इनके रास्ते से हटाने का ऑर्डर देते हैं। द नाइट एजेंट सीजन 3 में हमें जेकब मोनरॉय की प्रॉपर बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है। शो उसे अचानक हीरो बनाने की कोशिश नहीं करता। वो अब भी बेरहम और खतरनाक आदमी ही है। लोगों को मरवाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और सीजन की शुरुआत में नाइट एक्शन हैंडलर कैथरीन की मौत का जिम्मेदार भी वही था, लेकिन साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि वो इतना क्रूअल कैसे बना। उसके तरीके गलत हैं, वॉयलेंट हैं, पर क्या उसकी फाइनल इंटेंशन पूरी इविल है? ये डिबेट ओपन छोड़ दी जाती है। 1995 में मोनरॉय एक लॉयर था और बिजनेस ट्रिप पर मेक्सिको सिटी गया था। उसके एम्प्लॉयर चाहते थे कि वो एक मैक्सिकन बिजनेसमैन रॉल ज़पाटा के ट्रेडिंग बिजनेस में स्टेक खरीदने की डील करे। मोनरॉय वहां सेटल होकर डील नेगोशिएट करने लगता है और ज़पाटा और इसकी कंपनी की हेड ऑफ ऑपरेशन सोफिया के क्लोज आ जाता है। फिर एंट्री होती है एक CIA एजेंट की, कोस्टा। वो मोनरॉय को बताती है कि CIA को शक है कि ज़पाटा गन्स और ड्रग बिजनेस में इन्वॉल्व है। CIA मोनरॉय को सबूत इकट्ठा करने के लिए फोर्स करती है, पर उनका प्लान ज़पाटा को अरेस्ट करना नहीं था, बल्कि उसे ब्लैकमेल करके इलीगल गन्स खरीदना था, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने आर्म्स का बजट कट कर दिया था और एजेंसीज को इलीगल सोर्सेज से हथियार चाहिए थे। यहाँ मोनरॉय दोनों तरफ का विलन बन गया। तब तक वो सोफिया से प्यार कर चुका था और वो प्रेग्नेंट भी थी। सिचुएशन बिगड़ने पर मोनरॉय को देश छोड़कर भागना पड़ा। ज़पाटा ने सोफिया को हॉस्टेज बना लिया। बाद में उसने एक बेटी को जन्म दिया।
इज़ाबेल। मोनरॉय उन दोनों से दूर रहने पर मजबूर हो गया। लगभग 10 साल बाद जब मोनरॉय यूएस में सेटल हो चुका था, वो कोस्टा को ढूंढता है और पता करता है कि सोफिया कैसे मरी। उसे ये भी पता चलता है कि उसकी बेटी इज़ाबेल जिंदा है और यूएस में है। मोनरॉय इज़ाबेल के पास जाकर एक बाप बनने की कोशिश करता है। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके खर्चे उठाता है, पर इज़ाबेल उसे एक्सेप्ट नहीं करती। सीजन के आखिर तक मोनरॉय का मेन गोल क्लियर हो जाता है, ज़पाटा को मारना। वो ज़पाटा को सोफिया से अलग करने का जिम्मेदार मानता है, इसीलिए वो फ्रेया मायर से टेररिस्ट की लोकेशन मांगता है। लेकिन मोनरॉय खुद इतना खतरनाक हो चुका होता है कि प्रेसिडेंट रिचर्ड हेगन के ऑर्डर्स पर नाइट एजेंट एडम उसे मार देता है। मरने से पहले मोनरॉय एक डिजिटल क्लाउड ड्राइव का एड्रेस छोड़ जाता है, जिसमें वेलकॉट कैपिटल के जरिए किए गए हर क्राइम और फ्रॉड की डिटेल्स होती हैं। पासवर्ड क्रैक करना मुश्किल होता है, पर जय और इज़ाबेल मिलकर फाइनली एक्सेस कर लेते हैं। उन्होंने पहले ही द फाइनेंशियल रजिस्टर को अप्रोच किया होता है, पर वो तभी एक्सपोज पब्लिश करने को रेडी होता है जब सॉलिड प्रूफ मिले। अब मिशन होता है प्रूफ को सेफली ऑफिस तक पहुंचाना। एडम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अब भी प्रेसिडेंट पर आंख बंद करके भरोसा करता है, पर आखिर में पीटर खुद गोली खाने को तैयार है। तब एडम को सच समझ आता है और वो उन्हें जाने देता है। सच्चाई फाइनली पब्लिश हो जाती है। सबसे बड़ा झटका पब्लिक के लिए ये होता है कि प्रेसिडेंट हेगन और उनकी फैमिली का मोनरॉय के साथ डायरेक्ट लिंक था और उन्होंने सब कुछ छुपाने की कोशिश की। कुछ हफ्तों बाद सेनेट इनके खिलाफ हो जाता है। मोनरॉय का डेटाबेस पब्लिक होने के बाद चार्जेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए हेगन एक कंट्रोवर्शियल स्टेप ले लेता है। वो खुद को और अपनी फैमिली को पार्डन कर देते हैं, यानी इंसान पर जो फेडरल क्राइम लगे हैं उनके लिए उसे सजा नहीं दी जाएगी, चाहे वो गिल्टी हो या नहीं। केस प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है, कम से कम फेडरल लेवल पर। बाद में वो एक मीडिया बिजनेस शुरू करता है। लीगल पनिशमेंट फिलहाल उन्हें फेस नहीं करनी पड़ती। बाकी कैरेक्टर्स का रैप अप भी मिलता है। जय सरवाइव करता है और टीवी पर जाकर पूरा सच बताता है। इज़ाबेल फेम पाती है क्योंकि एक्सपोज उसने ब्रेक किया। चेल्सी सेफ है और अपने फियांसे के साथ शादी की तैयारी कर रही है। पीटर फिर से तन्हा जिंदगी में वापस चला जाता है। नाइट एजेंट की ड्यूटी पर वापस आने का प्रॉमिस करता है थोड़ी छुट्टियों के बाद। फैमिली और लव की कमी उसे अब भी फील होती है। और लास्ट ट्विस्ट, जब फ्रेया मायर्स ने दोबारा द फादर को कॉल करके पीटर और इज़ाबेल को मारने का ऑर्डर दिया तो उसने मना कर दिया और पैसा वापस भेज दिया, बोलते हुए कि वो रिटायर हो रहा है। लेकिन फाइनल सीन में द फादर एक बार में फ्रेया से दोस्ती जैसा एक्ट करता है, फेक ब्रिटिश एक्सेंट में बात करता है और चुपके से उसकी ड्रिंक में जहर डालकर उसे मार देता है। फ्रेया ने उसका चेहरा कभी प्रॉपरली देखा ही नहीं था, तो वो उसे पहचान नहीं पाती। ये जरूरी नहीं कि वो रिटायरमेंट तोड़ रहा हो सकता है उसने ये सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए किया हो, ताकि वेलकॉट कैपिटल से जुड़े सब लूज एंड्स खत्म हो जाएं। फ्रेया को हटाकर वो अपने और अपने बेटे के लिए परमानेंटली पीस सिक्योर करता है। थोड़ा चांस है कि किसी और के ऑर्डर पर किया हो, पर ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है ये मानना कि उसने ये काम सिर्फ अपनी रिटायरमेंट कंफर्म करने के लिए की। इसी के साथ ये सीजन यही खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब तो एल्गोरिथम भी चेंज हो गया है, तो चैनल की ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है। आपका सपोर्ट चाहिए। बाय, अपना ख्याल रखिए।